कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता को प्रणाम करते हुए विश्वविद्यालय के प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय के शिक्षक वृंद और इस विद्यालय के पढ़ने वाले भैया बहन, एक गीत से मैं शुरुआत करता हूँ। वह गीत हम लोगों को एक प्रेरणा देगा। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, संख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सृष्टि बीच मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दीप गीता ज्ञान का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दीप जोहर ज्वालिका है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदानों की हुंकार वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सभी यह जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यह अखंड भारत और पुण्य भूमि भारत, अखंड भारत संकल्प दिवस, यह क्या है? यह हमको जानने के लिए आज हमको एक सांस्कृतिक भारत का चित्र हमारे सामने रखा है। यह सांस्कृतिक भारत कितना विशाल था वह हम सबको पता हो, इसलिए भारत का इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की रीति नीति, भारत की संस्कृति, भारत के संत ऋषि परंपरा, महापुरुष, इन सबको यदि हम जानना है तो हमको उसके इतिहास के पिछले इसमें जाना पड़ता है। कहते कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज भी और यूनान देश है, रोम देश है, पर वहां की क्या चीज मिटी है? तो वहां की जो है संस्कृति मिटी है। उस संस्कृति की मिटने के कारण उसको हम कहते हैं कि वह मिट गए। जिस देश की संस्कृति, जिस देश की परंपरा, जिस देश के रीति रिवाज प्राचीन काल से चले आते हैं, वह इतिहास हमको आज जानना है। भारत कितना विशाल था, एक मैं घटना सुनाता हूं। हम सब विद्यार्थी हैं। एक बार एक स्कूल में तीन विद्यार्थी पढ़ते थे। तीनों विद्यार्थी क्लास में फर्स्ट आते थे, कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं था, और हर बच्चे के अंदर एक अपने तीनों बालकों में कोई किसी से कम नहीं था। एक दिन टीचर ने उन तीनों विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की सोची। जब परीक्षा लेते हैं तो वह परीक्षा ऐसी थी जो उनके जीवन से जुड़ी थी। तो सबसे पहले उन्होंने किया कि टीचर ने एक रास्ते पर बहुत सारे कांटे बिखेर दिए, और कांटे बिखेरने के बाद में उस रास्ते से उन तीनों विद्यार्थी से कहते हैं, आप इस रास्ते से जाइए और उस रास्ते में क्या क्या चीजें हैं आकर बताना। जब विद्यार्थी उस रास्ते से जाते हैं तो देखते हैं कि पहला विद्यार्थी ने कांटे को देखने के बाद में साइड से घूमता है और चला जाता है। दूसरे विद्यार्थी का नंबर आता है तो वह ऊपर से कूदता है और चला जाता है। पर जब तीसरे शिष्य का नंबर आया, उन्होंने उन सब कांटों को साफ किया और उसके बाद में आगे बढ़ता है।
शिक्षक ज्ञान बराबर सभी को देता है, पर जब तक व्यक्ति उसको अपने जीवन में नहीं अपनाता है, जब तक वह आगे नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति को जो भी चीज वह सीखता है उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। तो टीचर ने जब तीनों विद्यार्थी को बुलाया तो पहले विद्यार्थी से पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने कहा मुझे एक जगह पर कांटे मिले थे, उन कांटों के साइड से घूमकर चला आया। दूसरे शिष्य से पूछा कि आपने क्या किए, तो दूसरा शिष्य ने कहा ऊपर से कूदकर छलांग लगाकर आ गया। पर जब तीसरे शिष्य से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने उन सब कांटों को साफ करके किनारे में फेंका और उसके बाद में आगे बढ़ा। हमको अपने जीवन की परीक्षा में पास होना, जैसे हम कहते हैं कि कैरियर और कैरेक्टर, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा किसके लिए चाहिए, तो हमको संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, तो धार्मिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कारित ज्ञान, इतना सब ज्ञान को सीखने का उद्देश्य होता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। और ऐसा सर्वांगीण विकास जब हम लोगों का होगा तो हम जैसा भारत चाहते हैं वैसे लोग तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे भारत के निर्माण के लिए अपना व्यक्ति निर्माण करना। व्यक्तित्व विकास कैसा होता है, तो जैसे हमने ज्ञान सबको, जब विद्यार्थियों को सबको मिलता है, पर जो अपने जीवन में अपनाता है वह आगे बढ़ता है। मैं एक आईपीएस अधिकारी से मिला था, उनका नाम था गौरव तिवारी। 2014 से 16 के बीच में बालाघाट में भी रहे। वह बताया कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी इंग्लिश कमजोर थी, गणित कमजोर थी, जनरल नॉलेज कमजोर था। 10वीं तक तो मैं 50% में था, पर जैसे ही 10वीं के बाद में गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। मुझे अपने शरीर के लिए समय देना, अपने परिवार के लिए समय देना, समाज के लिए समय देना, खेलकूद के लिए समय देना, और उसके लिए मुझे सामान्य ज्ञान जो कमजोर था उसके लिए मैं तैयारी करता था। और जब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे थी तो मैं प्राइवेट जॉब किया, और प्राइवेट जॉब करने के बाद में मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया, और जब पढ़ाई करता था तो रोज मुझे 14 घंटे पढ़ना पड़ता था। आईपीएस की तैयारी करना पड़ता था, तो 14 घंटे पढ़ाई करके मैं आईपीएस बना। तो अपने जीवन के समय का जो सदुपयोग करते हैं, जीवन में यदि सफल व्यक्ति होना है तो सबसे पहला होता है निरोगी काया हो, हमारा शरीर अच्छा स्वस्थ हो। अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। इसलिए हम जो भी काम करें वह सब शरीर से करने वाले हैं। हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता हमारा शरीर स्वस्थ होना, मन का विकास करना। अनुशासन का क्या मतलब होता है, मन, बुद्धि और शरीर को जो एक दिशा में काम करे वह अनुशासन कहलाता है। हम सब लोग यहाँ शरीर से तो बैठ सकते हैं, पर मन से और बुद्धि से हम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए जब भी कोई काम करता व्यक्ति तो मन, शरीर और बुद्धि तीनों चीज एक दिशा में काम करती है तो वह सफल होता है। तो हम इन तीनों चीजों को याद करके एक अनुशासन में रहते हुए अपना विकास करें। तो हम 7 आदत हमारे जीवन में बनाएं। सुबह जल्दी जागे, बड़ों को प्रणाम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अपने आप को मोटिवेट करें और अपनी वर्क प्लानिंग करें। ये 7 आदत हर व्यक्ति अपने जीवन में बनाएगा तो सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो अखंड भारत का स्वप्न, जब व्यक्ति का निर्माण होता है तो जब वह सोचता है, तो एक कहते हैं कि 15 अगस्त का दिन ये कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राजी की शपथ न पूरी है। 1931 में स्वराज्य की मांग की गई थी, और स्वराज्य कैसा था, जो पाकिस्तान रावी के तट पर वह शपथ ली गई थी कि हमको जो भारत चाहिए वह कैसा चाहिए, अखंड चाहिए। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी तो मिली, तो किसी कवि ने कहा है, अटल जी से जब पूछा गया कि आपको आजादी के बाद कैसा लग रहा है, तो आजादी का दिन की क्या कमियां थी, क्या विशेषता थी, तो उन्होंने कहा मेरी एक आंख रो रही थी और एक आंख खुशी से झूम रही थी। तो एक आंख रो रही थी मतलब जब देश का विभाजन हुआ तो हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था 14 अगस्त की मध्य रात्रि को।
और लाखों लोग बेघर हो गए थे, लाखों लोग फुटपाथों में थे। देश को आजादी तो मिली, जैसे हमारी मातृभूमि भारत माता के दोनों हाथ काट दिए गए हो और देश को एक ऐसा छोड़ दिया गया हो। उस दिन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था। 1947 को हमारे देश के 2-3 टुकड़े हो गए थे और उसके कारण हमारे देश की आज जो है पीड़ा बनी है। हमारे देश की जो जमीन है वो आज हम जो पढ़ते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जमीन पढ़ते हैं, पर जो सांस्कृतिक भारत ये जो था, यह भारत कब था? 83 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन। भारत की जो जमीन थी तो 83 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर भारत बसा था। उसको सांस्कृतिक भारत बोलते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ था, धन था, बल था, बुद्धि थी, हमारे यहाँ सब लोग थे, पर हमारे यहाँ बहुत सारे आक्रमणकारी आए। डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और हमारे देश के कम से कम 700 वर्ष तक शासन किए। हमारे देश की सभी प्रकार की सांस्कृतिक मान्यताओं को छिन्न भिन्न किए। हमारे यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। कहते हैं कि जब उसमें आग लगाई गई तो 6 महीने तक हमारे देश के तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में विदेशी आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया गया तो उन्होंने पूरी पुस्तक जला दिए थे। तो 6 महीने तक आग जलती रही थी, बोले इतना हमारे देश का इतिहास था। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के वैज्ञानिक हुए, चरक है, सुश्रुत है, आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, जगदीश चंद्र बसु है, जिनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। आज हमको विदेशी साइंटिस्टों के नाम तो पता, पर हमारे देश का इतिहास आज यदि भारत जीरो नहीं होता तो भारत दुनिया में कोई भी देश आगे की संख्या नहीं लिख पाता। और यह जीरो की जो खोज की वह भारत ने की। तो इसलिए हमको अपने देश के विषय में जानने की आज आवश्यकता है। और ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, हमारी धन संपत्ति रहेगी, हमारे मठ मंदिर रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा और देश नहीं रहेगा। यदि देश गुलाम हो जाएगा तो जैसे लोग कहते थे, आज हमने जो वंदे मातरम गीत गाया, जब अंग्रेज गुलाम रखे थे, कोई वंदे मातरम बोलता था तो उसको कई कोड़े मारे जाते थे। कोई भारत माता की जय बोलता था, उसको गोलियों से मार दिया जाता था। हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर नाम का स्थान है, आज भी है। वह चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें थी और महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सब बैठे थे। कहते हैं उसी समय उस वहां आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और जाने का भी एक ही रास्ता था। और जब आजादी के लिए सभाएं चल रही थी, उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था जन्ना डायर। उसने बिना सूचना दिए अपने साथियों से कहता है, जो जनता है इसके ऊपर गोलियां चलाइए। 15 मिनट तक गोलियों के राउंड चलते रहे। लोग बचने के लिए जमीन पे लेट गए तो पैरों के तले दबकर मारे गए। कुछ लोग बचने के लिए कुएं में कूदे तो पूरा कुआं लाशों से पट गया था। ऐसा अंग्रेज सरकार भारतीयों के ऊपर अत्याचार करती थी। इसलिए जब भी व्यक्ति सोचता है कि देश रहेगा तो हम सब लोग रहने वाले हैं। एक बालक के माता पिता और उसके परिवार के लोग भी मारे जाते हैं, उसका नाम था ऊधम सिंह। 15 साल का बालक एक संकल्प लेता है कि जिसने इतना बड़ा अत्याचार किया है जलियांवाला बाग, यदि मैंने उसको उसकी जमीन में जाके नहीं मारा तो मेरा नाम ऊधम सिंह नहीं। और 1940 में कहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ऊधम सिंह एक बंदूक खरीदता और जहाज से लंदन जाता है। और जब जन्ना डायर कोई कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जब आते हैं तो उनको गोलियों से मारकर अपना राष्ट्र धर्म पूरा करता है। तो ऐसे हमारे देश के महान क्रांतिकारी हुए जो देश के लिए अपना तन मन सब न्यौछावर कर दिए। तो हमारी संस्कृति के विषय में हमको जानने के लिए हमारी पुण्य भूमि कितनी श्रेष्ठ थी, इसको हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत था अफगानिस्तान तक का भाग, जो 1876 में अंग्रेज जब आए हमारे देश में तो व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते हमारे देश पर शासन करने लगे। 5000 अंग्रेजों ने इस देश के 33 करोड़ लोगों को चलाया। ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात थी। उसका कारण था
कि हमारा जो समाज था उसके अंदर बुरे तो थे, पर व्यक्तिगत देशभक्ति की भावना की कहीं ना कहीं कमी थी, और जिनमें थी तो उन्होंने संघर्ष किए। झांसी की रानी, रानी दुर्गावती, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की आईसीएस की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुए, और जब उनकी नौकरी लगने की बारी आई तो उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा, मैं भारत को आजाद कराने के लिए काम करूंगा। और जब उनके पिताजी ने कहा कि ऐसी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, ये नौकरी जीवन में कभी नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा कि मेरी मातृभूमि की सेवा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, और यदि मैं अपने आदर्शों के साथ समझौता करूंगा तो ये मेरे से स्वीकार नहीं होगा। तो अपने पिताजी को भी ये कहकर नौकरी से त्याग पत्र देकर आ जाते हैं। तो ऐसे देश के लिए इसलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारे इतिहास को याद रखे, और हमारे इतिहास से एक शिक्षा लेकर आने वाले समय में हमारा देश फिर से गुलाम ना हो। तो एक दिन देशभक्ति नहीं तो 365 दिन हम जो भी काम करते हैं वह काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, तो हमारा भारत में कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। और जो भारत से हमारा भाग गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या सांस्कृतिक रूप से आज भी हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान में है। लाहौर जिसको बोलते हैं लौह कुश की नगरी, आज लाहौर के नाम से जाने जाती है। आज भी जूट की मिलें, कपास की मिलें पाकिस्तान में बहुत सारी है। और हम जो राष्ट्रगान गाते हैं, सिंध प्रांत बोलते हैं ना, सिंधु, वह भी आज पाकिस्तान में है। सिंधु नदी हमारे देश की ऐसी सीमाएं, जब हम बात करते हैं कि भारत को हमने मां कहा है, तो मां की चिंता जैसे हम अपनी मां की चिंता करते हैं, वैसी पीड़ा हमको भारत माता के प्रति भी चाहिए। और ये जब ऐसी पीड़ा रहेगी तो भारत, कहते हैं कि अखंड भारत करने के लिए आने वाली पीढ़ी को संकल्प करना पड़ेगा। आपने जर्मनी का नाम सुना होगा, वियतनाम नाम का देश 200 साल तक अलग रहा, पर वहां के लोगों की प्रचंड इच्छा शक्ति ने वहां के लोगों को एकजुट करके फिर से अखंड कर दिया था। तो ऐसा हमारा भारत चाहिए जैसा हम चाहते हैं, जो सांस्कृतिक भारत दिख रहा है। अब ये कैसे पूरा होगा? आजादी के लिए लोग युवा, बच्चे, सब लोग देशभक्ति का भाव जगाकर लोगों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी वह विचार चलता है तो वह स्वप्न साकार होता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए 1925 में बना, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक देशभक्ति का भाव है। इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक, बौद्धिक और व्यावहारिक चीजें सीखे, इसलिए पूरे भारत में काम करता है। और भारत को एक अच्छे राह दिखाने के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग चलती है जिसमें योगा, कराटे, लाठी, सूर्य नमस्कार, आसन और देश के विषय में चिंतन करने वाले ऐसे लाखों हजारों लोग रोज अपने जीवन का समय देकर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जैसे देश की आजादी के लिए लोग काम करते थे, अब समाज में अच्छे लोग खड़े हो इसके लिए। जब भी देश में संकट आता है तो समाज के कर्तव्य के भाव से संघ पूरे देश में काम करता है, और हमारा सांस्कृतिक भारत हम सबके संकल्प से पूरा होगा। एक कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और यहाँ पर जो लिखा है उसको हम सबको भी जानना है कि 1876 में अफगानिस्तान हमारे देश से अलग हो जाता है। उसके बाद में 1904 आता है तो नेपाल देश है। नेपाल देश भी हमारे देश का अंग हुआ करता था, यह 1904 में हमसे अलग होता है। जिसको अभी सर ने बताया कि मैथिली, जिसको हम बोलते थे रामायण काल में जनक जी जहाँ के राजा हुआ करते थे, जहाँ सीता मैया का जन्म स्थान कहलाता है। ऐसे ही भूटान देश भी हमारे देश का किसी समय अंग हुआ करता था, वह हमारे देश से 1906 में अलग हो जाता है। इसके बाद आता है तिब्बत, तिरबिष्टम का नाम, यह भी हमारे देश से 1914 में अलग होता है। इसके बाद ब्रह्मदेश आता है, 1937 में अलग होता है। इसके बाद हमारे ध्यान में आता है श्रीलंका, यह भी हमारे देश का अंग हुआ करता था, यह भी 1936 में अलग हो जाता है। और जब 14 अगस्त की मध्य रात्रि को
पाकिस्तान नाम का एक नया देश का उद्गम होता है। और उसी दिन बांग्लादेश, जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, 71 में इसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। एक उसी समय पर भारत का अंग हुए करते थे। तो ये सब ऐसा खंडन कैसे होते गया, ये हमको इतिहास की कुछ भूले थी। इतिहास में लोगों ने अपने कुछ भूलों को याद करके हमको उस भूल को सुधारना है। और 1948 में पाकिस्तान ने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प लिए, 1,81,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। और चीन ने 1962 में हमारे देश की जमीन 80,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा किए। वह भी हमारे लिए एक पीड़ा का विषय है। आज भी हम आए दिन आतंकवादी आते हैं, हमारे देश पर हमला करते हैं। आज हमारे लिए पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है, ये हम सब लोग टीवी में देखते होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम सबको रोज जागने की आवश्यकता है। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है कि जब मैं जागता हूं तो भारत जागता है, जब मैं सोता हूं तो भारत सो जाता है, जब मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं रुकता हूं तो भारत रुक जाता है। मैं भारत हूं बोल। स्वामी विवेकानंद जी जैसे स्वामी राम तीर्थ जी भी थे। और जैसे हमारे विद्यालय का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय के नाम से इस विद्यालय का नाम पड़ा, तो ये सब समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन भर काम किए और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दिए कि त्याग, तपस्या और बलिदान से ही ये देश चलता है। यदि बिना त्याग के ये देश नहीं बनता। इसलिए हम सबको एक संकल्प लेना है और एक दीपक अखंड भारत संकल्प के नाम से अपने अपने घरों में हर वर्ष 14 अगस्त को आता है। इस कार्यक्रम में हर वर्ष हम 14 अगस्त को एक दीपक जरूर जलाएं और अखंड भारत का हम सब स्वप्न देखेंगे तो हमारा भारत धीरे धीरे जिस ओर जा रहा है कि आज हमारा भारत फिर से अखंड होगा। जो भाग पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं वह पूरा होगा। एक कविता के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भारत की आजादी को गीत अड़ाग दिखाते हैं, जो भारत की आजादी को गीत अड़ाग दिखाते हैं, छोड़ फटा के भारत की सीमाओं को धमकाते हैं, उनसे कह दो सूरज का रुख जुगन रोक नहीं पाते, उनसे कह दो सूरज का रुख जुगन रोक नहीं पाते, तूफानों के तीखे तेवर जिनको रोक नहीं पाते। भीख मिले हथियारों के दम पर युद्ध रचाओगे, भीख मिले हथियारों के दम पर युद्ध रचाओगे, कश्मीर के चक्कर में तब पाकिस्तान गवाओगे। हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का, हमने सपना सच कर डाला एटम बम निर्माण का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का, नक्शा नया बनाना होगा फिर से हिंदुस्तान का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को शुभकामनाएं देते हुए भारत माता की जय।